भवन्तः भवत्यश्च सर्वे समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऊर्ध्वं वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं तथाधः सव्ये भीतिं वरं च श्रीजगदघहरे दक्षिणे कालिके च जप्त्वेतन्नाम एवा तव मनुविभवं धारयन्त्येवमम्ब तेषामष्टौ करस्था प्रकटितवदने सिद्ध्यस्त्र्यम्बकस्य। ॐ जाम्बाञ्जत्र नेता स्यादङ्गदस्य महाबलः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। अद्य वैयाकरण भूषण सारे समास शक्ति निर्णयम् अधिकृत्य पाठः पाठयिष्यते। तत्र इदानीं पूर्वस्मिन् दिने प्राचीनानां लक्षण विषये यत् खण्डनं विहितं तस्य निराकरणम् अद्य भविष्यति। तदर्थम् एव अग्रे पाठः प्रारभ्यते। माने पहले दिन इससे पहले कहा गया था तो पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः इत्यादि जो प्राचीन वैयाकरणों का जो लक्षण है वह लक्षण जो है सो रेखा गवय की भांति वह लक्षण जो है सो वास्तव नहीं है, इसलिए वह लक्षण मान्य नहीं है। इस पर अब खंडन करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या खंडन करते हैं तो तथा ननु पूर्व पदार्थ प्राधान्यादि समासे शुभचम कहते हैं जो पहले जो कहा गया है प्राचीन विद्वानों के द्वारा जो कहा गया है पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि उत्तर उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये लक्षण भी समास के ठीक ही हैं। कहते हैं जैसे तथा ही समर्थ पद विधि इति सूत्रे भाष्यकारे अनेक धोक्ते स्वपि पक्षेषु जहत स्वार्थ पक्षयोरेव एकार्थी भाव व्यपेक्षा रूपयोः पर्यवसानम लभ्यते। कहते हैं जो समर्थ पद विधि इस सूत्र में भाष्यकार ने समासादि जो पांच हैं माने कृत तद्धि समास एक शेख सनाद्यंत ये जो पांच हैं इनके संबंध में अनेक प्रकार के पक्ष उठाए हैं। महाभाष्यकार महाभाष्य में इस समासादि जो पांच वृत्तियां हैं उनके संबंध में अनेक प्रकार के पक्ष उठाए हैं। उन पक्षों में दो ये भी पक्ष हैं। कौन कौन? जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। और इन दोनों का क्रमशः जहत स्वार्था को एकार्थी भाव में और अजहत स्वार्था को व्यपेक्षा में समाहित दिखाए गए हैं। तत्र अजहत स्वार्थ पक्षे उक्त व्यवस्था और तत्र अजहत स्वार्थ पक्षे उक्त व्यवस्था न असंभविनी इत्याशंका मनसि निधाय
मनसीकृत्य आह। कहते हैं वहाँ अजहत स्वार्था के पक्ष में उक्त व्यवस्था माने पहले की व्यवस्था जो है, पहले की व्यवस्था क्या, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष का आदि जो व्यवस्थाएं हैं वह असंभव नहीं है। तब जो विद्वानों के द्वारा जो आशंका की गई है उस आशंका को मन में रखते हुए ग्रंथकार इस कारिका को उद्धृत करते हैं। कौन, तो जहत स्वार्थे द्वे वृत्ति ते पुनः त्रिधा, यह आधिकारिका है। उसके बाद है भेद संसर्ग उभयम चेति वाच्य व्यवस्थित। यह ध्यान दिया जाए, यह जहत स्वार्था और जहत स्वार्था व्याकरण में भी है, दर्शन में भी है और साहित्य में भी है। ये जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था, तो अब तीनों के लिए यह हितकारी है। तो जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं। अब आपको शुरू में भी हमने कहा था जो वृत्ति के भी अनेक स्वरूप हैं, तो यहाँ पर यह एक स्वरूप भी है जो जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था नाम की दो वृत्तियां हैं। वे दोनों वृत्तियां पुनः त्रिधा, वे तीन तीन भागों में विभक्त होती हैं। कौन कौन भाग, तो भेद संसर्ग उभयम चेति वाच्य व्यवस्थित। जहत स्वार्था में भी तीन भेद हैं, उनका भेद है, एक भेद, दूसरा संसर्ग, तीसरा है उभय। उभय का मतलब होगा भेद संसर्ग उभय। इस प्रकार जहत स्वार्था के तीन भेद हैं। अजहत स्वार्था के भी तीन भेद हैं, एक उनका भेद है भेद, दूसरा है संसर्ग, तीसरा है भेद संसर्ग उभय। इस तरह इन दोनों के तीन तीन भेद हैं, दोनों मिला करके 8 भेद समास के हो जाते हैं। अब अयम आशय, अब अजहत स्वार्था वृत्तो वृत्ति घटक पदानि स्वार्थानि न विजहति। आप कहते हैं जो जहत स्वार्था अजहत स्वार्था क्या है, तो पहले अजहत स्वार्था वृत्ति को उठाए हैं। अजहत स्वार्था वृत्ति में जो वृत्ति घटक जो पद होते हैं वे अपने अर्थों को बोध नहीं कराते हैं, यानी वे अपने अर्थों को त्याग देते हैं। तो अजहत स्वार्था वृत्ति में वृत्ति घटक पदान नहीं कहने में गलती हो गई। अजहत स्वार्था वृत्ति में वृत्ति के घटक जो पद हैं वे अपने अर्थों को नहीं त्यागते हैं। अजहत स्वार्था वृत्ति में वृत्ति घटक पद जो हैं वे अपने अर्थों को नहीं त्यागते हैं। विजहति माने त्यागना। एतादृश्यां व्यपेक्षायां पूर्व पदस्यार्थः प्रधान रूपेण मिलति। तब ऐसी जो व्यपेक्षा है, इस व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य में पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव आदि जो लक्षण हैं वे प्रधान रूप से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अजहत स्वार्था वृत्ति में मिलते हैं। अजहत स्वार्था वृत्ति में ही व्यपेक्षा समाहित है। इस प्रकार अजहत स्वार्था वृत्ति उसको कहें या व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य कहें, उनमें पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव आदि जो लक्षण है उनकी प्रधानता मिलती है। ठीक है। अतः समास परिभाषासु प्रतिपादितानि विषय वस्तूनि लक्षणानि एव सन्ति।
इसलिए समास की जो परिभाषाएं दी गई, जो पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावा, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष का, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये जो परिभाषाएं दी गई है, ये विषय वस्तूनि लक्षणानि एव सन्ति, यह विषय वस्तु प्रतिपादक लक्षण ही हैं। तानि रेखा गवयवत कथम अवास्तविकानि भवितुम शक्नुवन्, वे लक्षण रेखा गवय के समान कि कैसे अवास्तविक हो सकते हैं। तथा प्राचीनानां व्यवस्था तो असंभव स्यात्, यदि उसको अवास्तविक मानेंगे तब तो प्राचीन की व्यवस्था असंभव ही हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इत्याशंका मनसि निधाय, यह इस आशंका को मन में रखकर कारिकाकार कहते हैं। कारिकाकारा कथयन्ति, वैयाकरणानां सिद्धान्ता विशिष्ट शक्ति समर्थका भवन्तु, पुनरपि व्यावहारिक दृष्टिया वाक्येपि पद पदार्थ कल्पना क्रियते। कहते हैं जो वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं वे विशिष्ट शक्ति के समर्थक हैं, यह माना जाता है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से वाक्य में भी पद पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है। वाक्य व्यावहारिक दृष्टि से पद और पदार्थ की कल्पना वाक्य में करनी पड़ती है। वाक्य सीधे नहीं बन जाता है, उसमें भले वर्ण होते हैं, उसके बाद पद होते हैं, उसके बाद पद के अर्थ होते हैं, इन सबों को मिला करके वाक्य बनता है। इस प्रकार वाक्य में पद पदार्थ की कल्पना की जाती है। तांच कल्पनाम आधारीकृत्य समासे जहत स्वार्था नामनी अजहत स्वार्था नामनी च द्वे वृत्ति शक्तिस्ता। कहते हैं उसी कल्पना को आधार मान करके समास में यह जहत स्वार्था नाम की और अजहत स्वार्था नाम की दो वृत्तियां मानी गई हैं। तथा चोभे द्वे प्रत्येकम पुनस्त्रिधा विभज्यते, और उसके बाद वे दोनों वृत्तियां पुनः तीन भाग में विभाजित की जाती हैं। कौन कौन रूप में? तो भेद नाम से, संसर्ग नाम से, भेद संसर्गोभय नाम से। इमे त्रयो भेदा काल्पनिकान अर्थान अधिकृत्य स्वीकृता सन्ति। ये तीनों भेद काल्पनिक अर्थ को मान करके स्वीकृत किए गए हैं। ये तीनों भेद काल्पनिक अर्थों को मानकर स्वीकृत किए गए हैं। अब कहते हैं कि जहत स्वार्था क्या है? तो जहति पदानी स्वार्थम जस्याम सा जहत स्वार्था। कहते हैं जिस वृत्ति में पद अपने अर्थों को त्याग देते हैं, जिस वृत्ति में पद अपने अर्थों को त्याग देते हैं, जहाती बहुवचन में है, यह ध्यान रखना। जहाती जहिता जहती बहुवचन में होता है, इसलिए पदानी जहती। तो कहते हैं जिस वृत्ति में पद अपने अर्थों को त्याग देते हैं, उस वृत्ति को जहत स्वार्था वृत्ति कही जाती है। पदे वर्णवत वृत्तौ पदानाम अनर्थक्यम इत्यर्थः। कहते हैं पद में जैसे वर्ण असत्य होते हैं, वर्ण का महत्व नहीं होता है पद में, उसी प्रकार वृत्ति में माने समासादि वृत्ति में पदानाम अनर्थ्यम, पदों के जो अर्थ होते हैं वो सही नहीं होते हैं।
माने वृत्ति में पदों को अनर्थक माना गया है। पदों को अनर्थक्य प्रसंग आ जाता है, माने पदों के अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता है, यह अर्थ निकला। अयम भाव समास शक्त्यैव राज विशिष्ट पुरुष भान बोध संभवे न राज पुरुष पदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्प्यम। वृषभ जावकादिपदेषु वृषादिपदानामिव। अब उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे राजपुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। वहां कहते हैं जो राज पुरुष का अर्थ होता है जो राज विशिष्ट पुरुष, यह अर्थ होता है। समास करने पर उसका अर्थ होता है राज विशिष्ट पुरुष। तो कहते हैं जो समास शक्ति के द्वारा राज विशिष्ट पुरुष इस बोध, इसका बोध संभव है। राज विशिष्ट पुरुष का भान यानी बोध संभव है। तब न राज पुरुष पदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्पनीयम। तो फिर अलग से राज का अलग अर्थ और पुरुष का अलग अर्थ बोध करना, उसकी कल्पना करना वह ठीक नहीं है। कहते हैं राजपुरुष में राज विशिष्ट पुरुष का बोध संभव जब है ये, तब अलग से उसमें जो राज का अलग अर्थ करना, पुरुष का अलग अर्थ करना, इन दोनों का अलग अलग अर्थ करना, अलग अलग अर्थ करके दोनों का अलग अलग बोध करना, यह ठीक नहीं है। कैसे? तो वृषभ जावकादिपदेशो वृषादिपदानामिव। कहते हैं जैसे वृषभ, यह ध्यान रखिए, वृष का अर्थ भी बैल होता है, अब वृषभ का अर्थ भी बैल होता है। लेकिन जहां हम वृष पद का प्रयोग नहीं कर करके वृषभ पद का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जावक पद का प्रयोग करते हैं। जावक मेहंदी अर्थ का बोधक है। मेहंदी हम जो महिलाएं लगाती हैं वे मेहंदी अर्थ का बोधक है। तो वो कहते हैं जो वृषभ और जावक, इसमें वृष से में जो भ लगा है वह प्रत्यय है, जावक में भी जो क लगा है जाव शब्द से वो भी प्रत्यय है। तो कहते हैं उसमें से वृषभ में से भ हटा देते हैं, यावक में से यदि हम क हटा देते हैं तो क्या बच जाता है? तो वृष याव। तो वृषभ के जैसे वृष, यावक के जैसे याव पद अनर्थक माने जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार राजपुरुष में राज को अलग कर देने से, पुरुष को अलग कर देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वृषभ में जैसे वृष पद अनर्थक है, जावक में जैसे जाव पद अनर्थक है, उसी प्रकार राजपुरुष में भी राज पद अनर्थक है और पुरुष पद अनर्थक है, अलग अलग से बोध करने पर। ठीक है, इसलिए प्रत्यय विशिष्ट जो है वृषभ, उसी का अर्थ होता है। प्रत्यय विशिष्ट जावक जो है उसी का बोध होता है, उसी से अर्थ निकलता है। कहते हैं अन्यथा यदि यह बात को नहीं माना जाए, यदि यह माने समास में शक्ति को नहीं माना जाए, तो राजपदेन विग्रह वाक्य इव राज्ञः
स्वातंत्र्येण उपस्थिति सत्वात् ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्र इव ऋद्धस्य राजपुरुषः इत्यस्यापि आपत्तिरिति। कहते हैं यदि ऊपर की बात नहीं मानने पर तो राजपद से विग्रह वाक्य में, विग्रह वाक्य क्या है, तो विग्रह वाक्य वो है जो राज्ञः पुरुषः, यह विग्रह वाक्य है। तो राजपद से विग्रह वाक्य के समान विग्रह वाक्य जो है राज्ञः पुरुषः, उसमें राज्ञः के साथ स्वतंत्र रूप से अन्य विशेषण की उपस्थिति देखी जाती है। स्वातंत्र्येण उपस्थिति सत्वात्, किसकी उपस्थिति, तो विशेषण पद की उपस्थिति देखी जाती है, इसलिए ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः ऐसा बनता है। यदि ऊपर की बात को नहीं मानेंगे तो जहां पर राजपुरुष है वहां पर भी राजपद के साथ ऋद्धस्य यह विशेषण लग जाएगा। किसकी भांति, ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः, इसकी भांति ऋद्धस्य राजपुरुषः ऐसा भी होने लगेगा, इसकी आपत्ति हो जाएगी, तो यह दोष हो जाएगा। राजपुरुष में ऋद्धस्य यह विशेषण नहीं लगना चाहिए। वह विशेषण कहाँ लगता है, तो जहाँ राज्ञः पुरुषः यह विग्रह वाक्य है वहां ऋद्धस्य विशेषण लगाया जा सकता है, किंतु राज्ञः पुरुषः के बाद समास जब होता है तब राजपुरुषः बनता है, तो उस राजपुरुषः में ऋद्धस्य यह अलग पद है, उसको उसमें लगाया नहीं जा सकता है, लगाने से आपत्ति आ जाती है। अब इस अन्यथा को हम और स्पष्ट किए हैं, देखिए, अयम भाव यदि वृत्तेः अंगानि पदानि घटक पदानि अपि पृथगर्थ बोधकानि तिष्ठेयुः तदा तु यथा राज्ञः पुरुषः इति लौकिक विग्रह दशायां ऋद्धस्य इति विशेषणं राज्ञः विशेषणं भवति, तथैव राजपुरुषः इति समास दशायामपि ऋद्धस्य इति विशेषण पदं राजमात्रस्य संबंधित्वेन विशेषणं भवितुं शक्नुयात्, तथा च ऋद्धस्य राजपुरुषः इत्यपि प्रयोगः स्वीकार्यः स्यात्। क्या कहते हैं, तो यदि वृत्त के अंग पद माने वृत्ति के अंग पद माने घटक पद, जैसे राजपुरुषः का जो घटक पद जो हो गया राज और माने पुरुष, तो वही कहते हैं वृत्ते अंगानि पदानि अपि पृथगर्थ बोधकानि तिष्ठेयुः। ये दोनों यदि अलग अर्थ के यदि बोधक हो जाएंगे, राज अलग पद के बोधक हो जाएंगे, पुरुष अलग अर्थ के बोधक हो जाएंगे, तब क्या होगा, तदा तो यथा राज्ञः पुरुषः, तब जैसे राज्ञः पुरुषः यह जो लौकिक विग्रह है, इस लौकिक विग्रह दशा में ऋद्धस्य इति विशेषणम, ऋद्धस्य यह विशेषण जो है राज्ञः विशेषणम भवति, राज्ञः का विशेषण हो जाता है, तो वहां को तो कोई दोष नहीं होता है। किंतु उसी प्रकार राजपुरुषः इति समास दशायामपि, राजपुरुषः इस समास में भी ऋद्धस्य इति विशेषणम, ऋद्धस्य यह विशेषण पद जो है सो केवल राजमात्र का संबंधी होकर के वह विशेषण हो जाएगा, केवल राज का संबंधी होकर के वह विशेषण राज शब्द के साथ जुड़ जाएगा।
तब क्या होगा, तथा च ऋद्धस्य राजपुरुष, तब ऋद्धस्य राजपुरुष यह प्रयोग भी होने लगेगा, तब यह प्रयोग भी स्वीकार करना होगा जो अनिष्ट का बोधक है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब है औजहत स्वार्था की व्युत्पत्ति क्या है, तो वह यहाँ पर की गई है। न जहति पदानी स्वार्थम दस्याम सा औजहत स्वार्था। कहते हैं जिस वृत्ति में पद अपने अर्थों को नहीं त्यागते हैं उसको औजहत स्वार्था कहते हैं। यहाँ औजहत स्वार्था है, और दर्शन में जहत स्वार्था और जहत स्वार्था लक्षणा है, साहित्य में भी जहत स्वार्था और जहत स्वार्था लक्षणा है। तो देखिए, तो लेकिन अर्थ एक ही निकलते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो जहाँ जिस वृत्ति में वह पद अपने अर्थ को नहीं त्यागते हैं उसको औजहत स्वार्था लक्षणा, औजहत स्वार्था व्यक्ति कहते हैं। अयम अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है, तो कहते हैं राजपुरुषादि समासादो नातिरिक्ता शक्ति। यह कहते हैं जो राजपुरुष आदि जो है, जो राजपुरुष आदि जो समासादि है, समासादि से अभिप्राय है पांचों के तद्धित समास, एक से एक सनाद्यंत, सबका बोध होता है समास आदि। तो राजपुरुष आदि जो समास आदि है, कहते हैं उनमें अतिरिक्त शक्ति का अतिरिक्त शक्ति को कल्पना नहीं की जाए, क्योंकि कल्प का भावात, माने इस पक्ष वाले, माने औजहत स्वार्था पक्ष वाले यानी अपेक्षा पक्ष वाले का यह मत है। उनका क्या मत है, तो राजपुरुष आदि में जो आप विशिष्ट में शक्ति मानते हैं वह एक अतिरिक्त शक्ति है, उस शक्ति की कल्पना नहीं की जाए, क्योंकि इस कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। क्लिप्त राजादि पदादेव अर्थोपस्थिति संभवे तत्कल्पनस्य गौरव पराहतत्वाच्च। कहते हैं जो क्लिप्त माने आवश्यक जो राजादि पद हैं, राजपद पुरुष पद, उससे ही अर्थ की उपस्थिति संभव है। तब अलग से विशिष्ट शक्ति में जो कल्पना करते हैं, यह कल्पना करना गौरव से ग्रस्त है, इसलिए वह कल्पना करना ठीक नहीं है। यह कहना है ग्रंथकार का, माने इस पक्ष को लेकर के ग्रंथकार का यह कहना है, जो आप विशिष्ट में जो शक्ति मानते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि उसमें पर्याप्त प्रमाण का अभाव है। जब राजपद से बोध हो ही जाता है, पुरुष पद से भी बोध हो जाता है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, उससे जब बोध संभव है तो अलग से विशिष्ट शक्ति की कल्पना करना यह गौरव दोष से ग्रस्त है। क्लिप्त शक्ति त्यागोपी अप्रामाणिक कल्पित। कहते हैं जो आवश्यक जो शक्ति है, पद की जो अपनी शक्ति है, उस शक्ति को त्याग करना भी अप्रामाणिक माना जाता है। तथा च आकांक्षादि वसात क्लिप्त शक्ति व विशिष्टार्थ बोधा। इसलिए आकांक्षादि के द्वारा, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, ये चार शाब्द बोध में ये चार जो होते हैं सहकारी कारण होते हैं। तो इन चारों के माध्यम से वाक्य बनता है। इन वाक्य को बनाने में इन चारों की आवश्यकता होती है।
तो वही कहते हैं जो आकांक्षादि के द्वारा जब आवश्यक जो अर्थ हैं उन अर्थ का जब बोध हो ही जाता है तो उसी के द्वारा जब विशिष्ट अर्थ का बोध हो जाता है तब अलग से दूसरा कोई अर्थ को बोध करना, स्वतंत्र रूप से अलग अर्थ का बोध करना यह ठीक नहीं है। अयमेव व्यपेक्षा पक्षो मतांतरेण भाष्यकारे उक्ता। इस व्यपेक्षा पक्ष को मतांतर के द्वारा भाष्यकार कहे हैं। भाष्यकारों के द्वारा व्यपेक्षा पक्ष का मतांतरत्वेन उपस्थापित किया गया है। तो इस पक्ष को भी लोग मानने वाले हैं, इसलिए यह पक्ष भी माना जा सकता है। यह भाष्यकारों के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अयमेव विपेक्षा पक्षो मतांतरत्वेन भाष्यकारेण उक्तः, यह कहा गया। कहते हैं नचात्र मते समासे रिद्धस्य इति विशेषणान्वयापत्ति सभी सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न इति वार्तिका तथा चैतद वादिनां पूर्वोत्तर पदार्थ सत्वात् पूर्व पदार्थ प्रधान इत्यादि व्यवस्था सुपादेति भावः। कहते हैं जो आपने जो ऊपर में दिया जो विपेक्षा पक्ष मानने पर राज्ञा पुरख के साथ रिद्धस्य यह विशेषण तो जुड़ जाएगा और वहां तो ठीक है, लेकिन राजपुरख के साथ जो विशेषण जुड़ेगा वह ठीक नहीं होगा, यह दोष होगा। तो कहते हैं जो इस पक्ष में भी इस मत के मानने वाले जो हैं उनमें भी दोष नहीं है। कहते हैं कैसे दोष नहीं है? समासे रिद्धस्य इति विशेषणान्वयापत्ति, आपने जो दिखाया था जो माने इस व्यपेक्षा सामर्थ्य में रिद्ध यह विशेषण की अन्वय की आपत्ति होती है, सो समास करने पर भी इस विशेषण की आपत्ति हो जाएगी। यह कहना ठीक नहीं है। यह यहाँ पर विशेषण की विशेषण का अन्वय जो की जो आपत्ति है वह आपत्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं यह एक वार्तिक कही गई है जो सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। कहते हैं जहाँ पर हम वृत्ति करेंगे तो वहां पर विशेषण का योग नहीं होगा, और जहां पर हम वृत्ति नहीं करेंगे वहां पर विशेषण का योग होगा। तो जहां हम वृत्ति नहीं करेंगे राज्ञा पुरुषः इस अलौकिक विग्रह दशा में यदि उसको रखते हैं, क्योंकि विकल्प से वह भी माना जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में विशेषण का अन्वय हो जाएगा। यदि हम समास बना देते हैं, राजपुरखा बना देते हैं, तब वह वृत्ति हो गई। तब वह वृत्ति जब हो गई तो वहां पर विशेषण नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं जो यह वार्तिक है, विशेषण से युक्त जो है वह वृत्ति नहीं हो सकती है। वृत्तस्य वा विशेषण योगो न, अथवा जो वृत्ति है उसको विशेषण के साथ योग नहीं हो सकता है। यह वार्तिक का मत है, इसलिए कोई दोष संभव वहां भी नहीं है। तथा च एतद्वादिनां पूर्वोत्तर पदार्थ सत्वात् पूर्व पदार्थ प्रधान इत्यादि व्यवस्था सुपादे। तो ऐसे बोलने वाले जो हैं उनके मत में पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव आदि जो लक्षण है उनके यह जो व्यवस्था है उनके मत में ठीक व्यवस्था बैठ जाती है। अब नचात्र मते का मैं आशय स्पष्ट किया है। अयम आशय अस्मिन् अधहत स्वार्थानां निरपेक्षावादे समासे रिद्धस्य इति विशेषणस्य संबंधो न भवति। कहते हैं अधहत स्वार्थानां के जो विपेक्षावाद है उस समास में रिद्धस्य यह जो विशेषण है इस विशेषण का संबंध नहीं होता है।
क्योंकि ततो ही विशेषण सहितस्य पदस्य वृत्तिर्न भवति, क्योंकि विशेषण सहित जो पद है उसे वृत्ति नहीं मानी जाती है। तो वृत्ति तो कब होती है, तो समासादि में जाकर के वृत्ति होती है, जब उसका सब हम नियम पालन करते हैं तब जाकर के उस वो वृत्ति बनती है। यदि च समासादिषु वृत्तिषु किमपि पदम आगच्छति चेत तदा तत्र विशेषणस्य संबंधो न भवति। कहते हैं यदि समासादि वृत्तियों में कोई पद अलग से यदि आ जाते हैं तो उसे उस विशेषण का संबंध उस समास घटक पद से नहीं होता है। एतादृशोऽर्थ सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न इति वार्तिकात् अवगतो होति। ऐसा अर्थ यह जो सविशेषणानां वृत्तिर्न विशेषण जो से युक्त जो पद हैं उन्हें वृत्ति नहीं मानी जाती है, अथवा जो वृत्ति वाले हैं उन्हें विशेषण का के साथ योग नहीं होता है, इस वार्तिक के अर्थ से अवगत होता है, जाना जाता है। एवं चास्य पक्षस्य जे समर्थका सन्ति, इस प्रकार इस पक्ष के जो समर्थक हैं उनके अनुसार तेषामनुसारेण पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थस्थ विराजिते, उनके अनुसार पूर्व पदार्थ प्रधानो गई भाव उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष इत्यादि जो लक्षण है वे सटीक बैठते हैं। अतः पूर्व पदार्थ प्रधान इति व्यवस्था साध्वी उपपद्येत, अतः इसलिए पूर्व पदार्थ प्रधानो विभाव यह जो व्यवस्था है यह साध्वी है। ठीक है, तो समय कम है, अब संक्षेप में कह देते हैं। प्रसंगात वृत्ति भेदमपि निरूपयति, प्रसंगात इनके भेद भी निरूपित किए जाते हैं। वे ते पुनः द्वे अपि वृत्ति त्रिविधे, वे दोनों वृत्ति जो है तीन प्रकार के हैं, जो ऊपर में भी कहे थे। वाच्य त्रिविद्या वाच्यमेव आह भेदेति, भेद अन्योन्या भाव, भेद का अर्थ होता है एक दूसरे का भाव। तथा च राजपुर इत्यादो राजकीय भिन्न इति बोध। अब समय यहाँ नहीं है इसलिए हम केवल संक्षेप में कह देते हैं। यहाँ पर भेद का उदाहरण है राजपुरुष, जिसका अर्थ होता है और राजकीय भिन्न पुरुष, और दूसरे इसको नहीं मानने पर राजपुरुष सुंदर में दोष हो जाता है, इसलिए वह मानना आवश्यक है। दूसरा है संसर्ग, संसर्ग का उदाहरण है राज संबंधवान, यहाँ पर यह वो नहीं मानने से यहाँ दोष हो जाता है। और तीसरा अर्थ है, तीसरा है उदाहरण और राजकीय भिन्नो राज संबंधवान सायम, यहाँ पर भेद और संसर्ग इन दोनों के ये उदाहरण हैं। इस प्रकार ये उदाहरण उनके हैं, उसी प्रकार दूसरे के भी उदाहरण हैं जो आगे हैं, आप लोग देख लेंगे। समय आएगा तो फिर कभी कहेंगे, नहीं आएगा तो इसको हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार आज 6 भेद होते हैं इन दोनों के। हरि ओम शांति।